गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग रासायनिक रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सामान्य सूचनाएं हैं। ठीक है, बहुत बृहद सूचनाएं नहीं है। ठीक, इसमें सामान्य सूचनाएं कि कितने परमाणु, कितना द्रव्यमान भाग ले रहा है, कितना परमाणु, ठीक है, कौन सा अणु बना, कौन सा पदार्थ भाग लिया, कौन सा पदार्थ बना, कितना मोल भाग लिया, कितना मोल बना है। ठीक है, तो ये सब का अवस्था में क्या हुआ, इसकी विशेष जानकारी नहीं, एक सामान्य सी जानकारी। ठीक है, इसकी पता चलता और कुछ का पता नहीं। फिर से भार का, ठीक, मोल का, ठीक है, परमाणुओं की संख्या का, अणुओं की संख्या का, ठीक है, तापमान का और आयतन का, ये सामान्य जानकारी। ठीक, तो एक समीकरण हम ले लेते हैं। आपका ये समीकरण हो गया। ठीक है, आपका एक ये समीकरण, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिए, एक समीकरण। ठीक है, ये रहा आपका समीकरण। समीकरण क्या है, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 क्या बन गया यहाँ, NH3। संतुलित करने के लिए हम क्या किए हैं, तो 2 नाइट्रोजन था तो यहाँ NH के आगे NH3 के आगे 2 लगा दिए। ठीक, और जैसे 2 लगा दिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ भी 3 लगा दिए, तो ये भी 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए, अब इसे क्या क्या जानकारी मिलते है उस पर चलते। देखिए बच्चों, हम हिंदी लिखते नहीं है, हिंदी लिखने से बहुत समय लगता है, तो हम बोल देते हैं हिंदी को स्लो मोशन में, धीरे धीरे आप बातों को समझिए। ठीक, सबसे पहला पॉइंट कि सबसे पहले कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी दे देता है। यानी इसे ये पता चल जाता है कि अभिकारक के कौन कौन से सूत्र संकेत दिख रहे हैं और प्रतिफल में कौन सा सूत्र संकेत लिखा गया है। अभिकारक में कौन कौन सा सूत्र और संकेत लिखा गया है, ठीक है, और प्रतिफल में कौन कौन सा सूत्र और संकेत लिखा गया, ये पता चल जाता है। ठीक, जैसे अभिकारक में लिखा गया है N2 और H2 और प्रतिफल में लिखा गया है NH3। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद क्या बनता है। तो सेकेंड पॉइंट आपका है कि अभिक्रिया में कौन कौन सा भाग ले, यानी अभिकारक कौन कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये अभिकारक हैं। तो ये सब अभिक्रिया में क्या लिए हैं, भाग लिए हैं, और क्या उत्पाद बना, तो अमोनिया गैस यानी NH3। ये पता चल गया ना कि N2 और हाइड्रोजन के लिए भी लिख देते हैं H2। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन भाग लिया है, ठीक है, अभिकारक, और प्रतिफल में क्या बनना है, अमोनिया, ये पता चल गया। चलिए, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है कि अभिकारक के क्रमशः कितने परमाणु अथवा अणु, अभिकारक के क्रम से कितने परमाणु अथवा अणु, ठीक है ना, अभिक्रिया कर उत्पाद के कितने परमाणु अथवा अणु बनाते हैं। ठीक है, अभिकारक के कितने परमाणु और अणु, ठीक है, अभिक्रिया कर उत्पाद के कितने अणु या फिर परमाणु बनाते हैं। कोई कंफ्यूजन। चलिए, तो आप ऊपर देखिए, पहले ये बात समझ लीजिए, ठीक है, कि आगे का जो संख्या होता है, यानी ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 ये अणु को दर्शाता है। ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है ये किसको दर्शाता है, अणु को। ये जो 3 है वो किसको दर्शाता है, अणु को। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, ये 1 किसको दर्शाता है, अणु को। बात समझ में आ गया। ठीक, तो आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन के आगे 1 है, यानी बोल सकते हैं नाइट्रोजन गैस का एक अणु H2 एक अणु के फॉर्म में अगर है तो बोल सकते हैं इसका 3 अणु, और अमोनिया का 2 अणु बना। ठीक, यानी हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम अभिकारक के साइड देखें,
अगर अभिकारक के साइड देखते हैं तो हमको पता चल जाएगा। यहाँ फिर से चलते हैं। अगर आप N2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है N2, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, दो नाइट्रोजन के दो परमाणु, नाइट्रोजन के दो परमाणु। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने परमाणु, दो परमाणु। और चूंकि हम यहाँ नाइट्रोजन गैस नहीं बोले, हम क्या बोले, नाइट्रोजन, इसलिए हम दो परमाणु लिखे हैं। लेकिन वही अगर हम लिख दें नाइट्रोजन गैस, अगर हम क्या लिख दें, नाइट्रोजन गैस, तब परमाणु नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे नाइट्रोजन गैस का एक अणु। नाइट्रोजन गैस का कितना अणु, एक अणु। बात आया समझ में। चलिए, तो ज्यादा परमाणु को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है, अणु को नहीं। H2 के लिए ऊपर थोड़ा चलना होगा, देखना होगा। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 को 2 से गुना कीजिए, तो 3 दूनी क्या हो गया 6। तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 6 यानी 6 परमाणु। अभिक्रिया में क्या ले रहा है, भाग। अगर आप हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, अगर आप हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो आप क्या बोलेंगे, तब देखिए कि गैस अणु के रूप में रहेगा ना। तो हाइड्रोजन कहते हैं H2 के आगे क्या लगा हुआ है, 3, क्या लगा हुआ है 3। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस के 3, तीन लिखे हैं ये, 3 अणु। ठीक, तो आपको परमाणु फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ भी हम 3 को लिख ही लेते हैं। अच्छा, ये जो आपका है, ये आपका किधर है, अभिक्रिया में भाग लिया है, ये पोर्शन अभिक्रिया में भाग लिया है, ठीक है, अभिकारक साइड, यानी अभिकारक। तो पता चल गया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या है। तो टोटल अगर परमाणु से पूछें कि कितने परमाणु भाग लिए हैं, तो 2 परमाणु इसके और 6 परमाणु इसके, मतलब 8 परमाणु अभिक्रिया में टोटल भाग लिए हैं, 2 नाइट्रोजन के और 6 हाइड्रोजन के। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभिक्रिया में कितने परमाणु भाग लिए हैं, तो 2 नाइट्रोजन के और 6 हाइड्रोजन के, यानी 2 नाइट्रोजन के परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु अभिक्रिया में क्या लिए हैं, भाग। अब हम लोग चलते हैं कि उत्पाद में क्या बना, अणु बना कि परमाणु बना। तब देखिए ध्यान से, ये ऑलरेडी NH3 जुड़ा हुआ है, NH3, ना हम N अलग कर सकते, ना हम N अलग कर सकते और नहीं H को NH अलग कर देंगे तो फिर ये NH3 उत्पाद फॉर्म में नहीं रहेगा, वापस ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चला जाएगा। तो वो NH3 जब एक साथ ही पढ़ना है, इसका मतलब ये अणु ही होगा, और इसको हम परमाणु के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम सिर्फ किसके रूप में लिख सकते हैं, सिर्फ अणु। समझ में आ गया। अगर इसको परमाणु के रूप में लिखेंगे तो फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिखेंगे, तो फिर अमोनिया कैसे पता चला कि अमोनिया है, इसलिए इसको हम अणु के ही रूप में लिखेंगे। समझ में आ गया, ये अमोनिया, ध्यान रखिएगा, फिर से हम यहाँ दर्शा देते हैं, अमोनिया है ये, ठीक है। तब देखिए, तो NH3 का क्या लगा हुआ है, 2, यानी अमोनिया का, अमोनिया यानी क्या लिखा हुआ है, आपको फिर से हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है 2NH3, यानी अमोनिया का 2 अणु बना, अमोनिया का कितना अणु बन गया, 2, यानी 2 अणु। समझ में आ गया। तो पता चल गया हमको, ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिफल है, ध्यान रखिएगा, प्रतिफल। तो पता चल गया कि अभिक्रिया में क्या हुआ, तो अभिकारक में भाग लिए हैं 2 नाइट्रोजन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु, और प्रतिफल में अमोनिया का 2 अणु बना है। तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। चलिए, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है। तो पॉइंट नंबर 4 है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है, ठीक है, यानी कितना कितना मोल संयोग किया है, तो कितना मोल बना है। समझ में आ गया। तो देखिए, जो आगे का संख्या होता है, हम कलर चेंज करके ही बताना चाहेंगे।
ठीक है, ये आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 है। तो जो आगे का संख्या होता है 1 3 2, ये मोल को दर्शाता है और यही अणुओं की संख्या को भी दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। जो जो हम नंबर गुना करते हैं सूत्र के आगे बाएं साइड में जो हम सूत्र के आगे या संकेत के आगे जो नंबर लिखते हैं वो अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या दर्शाता है, ध्यान रखिए। तभी हम मोल की बात कर रहे हैं। तो चौथा नंबर पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के, ठीक है, मोलों के अनुपात की क्या देता है, जानकारी। यानी हमको ये बताता है कि कितना कितना मोल आपस में संयोग किया तो कितना कितना मोल बन गया। तो आपको दिख रहा है नाइट्रोजन का कितना मोल, 1 मोल, हाइड्रोजन का कितना मोल, 3 मोल, और अमोनिया कितना मोल, 2 मोल। ठीक है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन आपस में क्या किया है, संयोग किया। ठीक है, तो कितना बन गया, तो बन गया है 2 मोल अमोनिया। क्या बन गया, 2 मोल अमोनिया, ध्यान रहेगा। क्या बन गया आपका, 2 मोल अमोनिया। ये चौथा पॉइंट हो गया कि हमको किसकी जानकारी मिली, मोलों की। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो पॉइंट नंबर 5 है कि आयतन के विचार से अभिकारकों का आयतन संयोग कर प्रतिफल का कितना आयतन बनाता है। यानी आप आयतन के अनुपात भी बोल सकते हैं। तो हम बताएं कि आगे वाला जो संख्या होता है ये 1 3 और ये 2, जो आगे का संख्या है वो मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या और यहाँ तक कि आयतनों की संख्या भी वही दर्शाएगा। ठीक, तो पांचवा पॉइंट क्या है, तो एक, ठीक है, पांचवा नंबर पॉइंट क्या लिख देते हैं, तो एक आयतन, क्या लिखेंगे, एक आयतन। आयतन अब लीटर मिलीलीटर आप जिसमें मापा जाए वो एक ही यूनिट में बस मापा जाएगा। एक आयतन नाइट्रोजन का है, ठीक है, और चूंकि नाइट्रोजन का है कि नाइट्रोजन गैस का है तो यहाँ नाइट्रोजन गैस कहेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, और 3 आयतन हाइड्रोजन का है, 3 आयतन किसका, हाइड्रोजन का, और 2 आयतन किसका है, 2 आयतन बना है अमोनिया का। 2 आयतन किसका बना है, अमोनिया का। बात आ गई समझ में। तो आगे वाला नंबर मोल की संख्या, अणुओं की संख्या और आयतन को भी दर्शाता है। अच्छा, ये जो आयतन का बात है उसी के लिए विशेषकर ये पॉइंट है जिसको हम पॉइंट नंबर 6 बोल रहे हैं। ठीक, ये क्या है कि भार के विचार से, अच्छा, पॉइंट नंबर 6 आयतन से संबंधित नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, आयतन से संबंधित का पॉइंट हम बोलेंगे आगे। अच्छा, बोल ही देते हैं। जैसे कि ऐसे पॉइंट नंबर 6 ये कर लीजिए कि अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि गैस बनता हो तो उसका आयतन, फिर से इस पॉइंट को हम लिखना चाहेंगे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस बने तो, ठीक है, एसटीपी पर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, एसटी साधारण ताप दाब पर 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। ठीक है, एसटीपी पर एक मोल बराबर हम लोग 22.4 लीटर मानेंगे। ठीक है, एक मोल का मतलब 22.4 लीटर। ठीक, तो इसका पता चल गया। यानी इस बात को अगर हम ऊपर जोड़ दें तो आप देखिए थोड़ा सा ध्यान गौर से, 1 मोल नाइट्रोजन है यानी 22.4 मोल नाइट्रोजन, 22.4, ठीक है, लीटर नाइट्रोजन, यही बोलेंगे ना। फिर कलर चेंज करके लिखते हैं जैसे आपको पता चले, 22.4 लीटर नाइट्रोजन, है ना। अच्छा, 3 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन। अच्छा, ये 2 मोल NH3 है, 2 मोल, इसका मतलब 2 इंटू 22.4,
2 इंटू 22.4 लीटर। आयतन में आ गया। अब यहाँ आपको ये पॉइंट्स है। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 7 पर चलते हैं, जो भार को बताएगा, किसको, कितना कितना ग्राम संयोग किया। तो भार के विचार से, पॉइंट नंबर 7 है, भार के विचार से कितने कितने भार अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने कितने भार बनाते हैं। यानी यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। एक साधारण सवाल, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का क्या बताता है, अनुपात। ठीक है, जैसे मोलों का अनुपात का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे मोल का अनुपात का मतलब हुआ 1:3:2, यानी 1:3:2 है। ठीक है चलिए अच्छा, एक आगे ऊपर चलते हैं। हाँ, परमाणु और अणुओं का अनुपात पूछे तो क्या बोलेंगे। देखिए, हाइड्रोजन का कितना परमाणु था, 2, तो 2, नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 6, तो 2:6 और अमोनिया का भी 2, तो 2:6:2 होगा। अब देखिए, आप जो दोनों से 2 का पारा में 2:6:2 दोनों आता है, जो उसको आप 2 हटा देंगे तो आपका ये वापस 1:3:1 में चला जाएगा। ठीक है, किसे चला जाएगा, 1:3:1 में। ये अनुपात दर्शा देता है। चलिए ठीक है, अब इसी तरह आयतन देख सकते हैं, 1:3:2। कोई कंफ्यूजन। तो क्या है, यहाँ भार का बात करना है, किसका बात करना है, भार का। अब देखिए, मेरे पास N2 है, मेरे पास है N2, इसका मतलब ये हुआ ना, 2 × 14 नाइट्रोजन के, यानी 28 ग्राम। अब ग्राम लिखिए, यू लिखिए, 3H2 है, क्या है, 3H2। 3H2 तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 इंटू हाइड्रोजन का 1 ग्राम, यानी 6 ग्राम। तो ये किधर है, ये है आपके अभिकारक के साइड। ये जो है ग्राम टोटल, तो कितना ग्राम हुआ, 36 ग्राम ना, नहीं 34 ग्राम। 34 ग्राम इधर किधर है, ये किधर है, अभिकारक साइड, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक हो गया। अच्छा, इस बात को आगे चलते इसको प्रतिफल पर ले लेते हैं अब। तो प्रतिफल क्या था मेरा, 2NH3। ध्यान रखिएगा, 2 का 2, नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14 लिख दिए, 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 और 3 हाइड्रोजन है, 3 गुना, तो हो गया 14 2, 14 प्लस 3, यानी टोटल हो गया 2 × 17, यानी हो गया 34 ग्राम। ये किसका है, तो ये आपका है प्रतिफल का, प्रतिफल। हाँ, तो इस पॉइंट में क्या समझ रहे हैं आप कि 24 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, ये 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन से, किससे, ठीक है, 6 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक, संयोग किया। ठीक है, तो 34 ग्राम अमोनिया बना दिया। कितना ग्राम अमोनिया बना दिया, 34 ग्राम अमोनिया बना दिया। तो हमको समीकरण से ये इस बात की जानकारी मिल गई। तो टोटल 7 पॉइंट है, 7 में से जो ये छठा पॉइंट है, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, जो 6 पॉइंट है, क्योंकि ये जो 6 पॉइंट है ये 5 पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, यानी परिभाषित कर रहा है। ठीक है, समझा रहा है। ये छठा पॉइंट जो है वो 5वें पॉइंट को क्या कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। तो अभी छठे पॉइंट को छोड़ दें, अगर इग्नोर कर दें, यानी इसको आप छठा माने ही नहीं, ठीक है, तो आप इसको अगर 6 मानते ही नहीं है, तब आपका 6 कौन होगा, तब आपका 6 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 6। ये पॉइंट नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। चलिए, समझ में आ गया। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पॉइंट याद हो जाए अच्छे से। चलिए, ठीक है,
चलिए एक एग्जाम्पल ले। जैसे एग्जाम्पल आसान से ही लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएंगे लेकर। जैसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल, अच्छा सा एग्जाम्पल है, आसान भी है। H2 प्लस O2 एरोडेकर H2O। सबसे पहले इसको संतुलित करना अनिवार्य है। तो चूंकि इसमें आप लोग भाई बहुत होशियार हो गए होंगे कि दो हाइड्रोजन है बराबर है, एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है बराबर नहीं है, तो यहाँ दो लगा दिए। तो अब हो गया 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ तो 2 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ भी 2 लगा दिए, हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 1 क्या था कि हमको समीकरण देख के पता चलता है कौन कौन सा पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा, क्या बना। तो पता चला कि नंबर 1 पॉइंट ही पता चल रहा है कि हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया और जल बन गया, ये पता चल गया। फिर पता चल गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग ले रहा है, उसके संकेत सूत्र क्या है। तो हाइड्रोजन के लिए H लिखा गया है H2, चूंकि हाइड्रोजन हमेशा H गैस के रूप में ही मिलता है। O2 ऑक्सीजन के लिए लिखा गया है और जल के लिए लिखा गया H2, और संकेत सूत्र का जानकारी हमको मिल गया। ठीक, अगले स्टेप पे हमको ये पता चल जाता है कि कितना कितना परमाणु भाग लिया है और कितने अणु या परमाणु का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। समझ में आ गया। चलिए ठीक है। अच्छा, पॉइंट में परमाणु या अणुओं की संख्या कितनी भाग ली है और कितने परमाणु या अणु बने हैं, इस बात को समझने के लिए ध्यान से समझिए। अगर एक से ज्यादा जैसे कि हम CH4 प्लस O2 CO2 और प्लस में H2O लिख दिए, तो यहाँ अणु भाग ले रहा है। यहाँ क्या भाग लिया है, अणु, ठीक है। लेकिन O2 के लिए हम परमाणु बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ, परमाणु, ठीक है। ये अणु बना है, ये क्या बना है, अणु, और ये भी क्या बना है, अणु ही बना है। बात आ गया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये परमाणु नहीं भाग ले रहा है, भाग कौन लिया है, अणु। भले वो कार्बन हाइड्रोजन टूटेगा वो अलग बात है, ठीक, लेकिन भाग तो अणु लिया ना, ठीक है। ऑक्सीजन O2, तो आप अगर लिखना चाहें तो ऑक्सीजन गैस अगर है तो बोल सकते हैं कि एक अणु भाग लिया, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु भाग ले रहे हैं, ठीक। और CO2 के अणु और जल का क्या बना, अणु। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम 2 एग्जाम्पल तक समझा देते हैं, अब वीडियो भले बड़ा क्यों ना हो जाए उसका कोई इशू नहीं, अब तो हम 2 एग्जाम्पल समझाएंगे ही। सबसे पहला जो ये लिखे थे कि 2H2 प्लस O2 एरोडेकर 2H2, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। संकेत सूत्र पता चल गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लिया है, जल बना। हाइड्रोजन के लिए H2 लिखा गया, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखा गया, जल के लिए H2O, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब बात आते हैं कि कितने परमाणु और कितने अणु हुए, क्या अणु परमाणु भाग लिया और क्या हमको प्रतिफल में कितना अणु परमाणु हमको मिला, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 यानी 4 परमाणु। हाइड्रोजन ने कितने परमाणु भाग लिए, 4 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु भाग लिए, 1 परमाणु। कितने परमाणु, 1 परमाणु, सॉरी 2 परमाणु, ठीक है। और अमोनिया, जल का कितना अणु बन गया, तो 2 अणु बन गया। जल का कितना अणु बना, 2 अणु, क्योंकि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जल का कितना अणु बन गया, 2 अणु बन गया। यहाँ बात समझ में आ गया। अब हम चलते हैं मोल कि कितना कितना मोल किसका लिया। तो मोल के लिए क्या होता है कि आगे का जो संख्या होता है, बस ये संख्या ही मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या दर्शाती है, और यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है। इसको आपको इससे गुना नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अंदर वाले को ये वाला जाके इस वाले से गुना नहीं होगा। मोल बताने के लिए बस आपको आगे का संख्या देखना है, आगे का नंबर देखना है, आगे का नंबर देखना है, बात खत्म, और कुछ नहीं देखना है। तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन संयोग कर रहा है और 2 मोल जल बना दिया। कितना मोल जल बना दिया, 2 मोल जल बना दिया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं। अगर हम वजन की बात कर लें, ग्राम, कितना कितना ग्राम भाग लिया, तो आपको दिख रहा है 4 परमाणु है, ठीक है। तो कैसे, तो हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम और 4 है तो 4, यानी टोटल हो गया आपका
कलर बदल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो समझने में। हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, 4 है तो 4, ये टोटल हो गया आपका 4 ग्राम। अब ग्राम लिखिए, यू लिखिए, कोई इशू नहीं। ऑक्सीजन का 2 परमाणु तो 2, और एक ऑक्सीजन का 16, यानी हो गया टोटल 32 ग्राम। ठीक है। अब साथ जल में गौर गौर कर से हम ध्यान से। ठीक, ये 2 का 2 लिख दिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। अच्छा, ये कंफ्यूजन ही नहीं, ये 4 कहाँ से आया? ये 2 को जब 2 से गुना किए तो 4 आया है। 2 को 2 से गुना किए तो क्या आया है? 4 आया। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 2 का 2 लिख दिए। उसका हाइड्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन कितना है? 2 वो है, ये 2 लिखा हुआ। हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन का 16, एक ही वो 16 है, तो हो गया 16, और 16 2 18, और ठीक है, 16 2 18, 18 ना 36, यानी 2 2 प्लस 16, तो 2 इंटू 18, यानी आपका आ गया 36 ग्राम। और इससे क्या पता चला कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 3 ग्राम 36 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, सॉरी 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो 36 ग्राम जल बनाता है। ग्राम की जानकारी मिल गई हमको। ठीक, तो मोल क्या क्या मिल गया? कितना परमाणु? 4 परमाणु हाइड्रोजन का, 2 परमाणु ऑक्सीजन का संयोग किया तो 2 अणु जल बना दिया। मोल के अनुसार 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन संयोग किया तो 2 मोल जल बना दिया। ठीक, वजन के अनुसार जो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग किया तो 36 ग्राम जल बना दिया। अब क्या बच गया आपका? आयतन। क्या बच गया? आयतन। तो बताए थे कि जो आगे का संख्या होता है, ये जो आगे का संख्या है, ये ही आयतन को भी दर्शाता है। आगे वाला ही संख्या किसको दर्शाता है? आयतन को भी दर्शाता है। तो हम क्या बोलेंगे? एक आयतन किसका? हाइड्रोजन का। 2 आयतन, सॉरी, दो आयतन हाइड्रोजन का, 1 आयतन ऑक्सीजन का संयोग किया तो 2 आयतन जल का बना दिया। ठीक है, 2 आयतन किसका बना दिया? जल का। बात आ गया समझ में? 1 आयतन ऑक्सीजन का, 2 आयतन, ये 2 आयतन हाइड्रोजन का, 1 आयतन ऑक्सीजन का, तो बन गया 2 आयतन जल का। सब चीज की जानकारी हमको मिल गई। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और आपको अगर हम देना चाहें, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और। आप पूरे बात को गौर कीजिए, हम समान जानकारी दिए हैं। ठीक, हम इस बात को फिर समझाएंगे। जब रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम बहुत सारे चीज़ों का संतुलन स्थापित कर देंगे, बहुत सारे बातों को जब स्थापित कर देंगे कि ये अणु है कि परमाणु है, ये गैस में है कि नहीं है, जो इन बातों का भी हम चर्चा कर देंगे, तो जानकारी में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। उस परिवर्तन को भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी नॉर्मल के लिए जो है हम वो बता रहे हैं। नॉर्मल किसके अनुसार हम बता रहे हैं आप वो जान जाइए। नॉर्मल है आपके भारतीय भवन के बुक के अनुसार। ठीक है, लेकिन हम इसे भी मेंशन करेंगे आगे। मेंशन जब करेंगे तो इसमें बहुत सारी नई बातों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में ठीक है रख लीजिएगा। ठीक, अच्छा एक बात और समझा दें आपको हम। देखिए, ये जो हम पॉइंट को यहाँ मेंशन किए थे, कौन सा पॉइंट? ये रहा।
जिसको हम ये स्टार बना लिए थे, आप बोल रहे ये ऊपर वाले को डिफाइन कर देगा, ठीक। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जब अभिकारक के फलस्वरूप गैस बने हो, इस बात को आप ध्यान में रखिए, भूलिएगा नहीं, क्या बने हो, गैस, तब इसके बारे में सोच लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं सोचिएगा, ठीक। बात आ गया समझ में, जब अभिकारक क्या बने हो, गैस। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल, एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं आप लोग के लिए, ताकि जो अणु और परमाणु जो हम बोल रहे थे उसका कंफ्यूजन आपको न रहे, ठीक है। अणु परमाणु जो हम बोल रहे थे उसका कंफ्यूजन आपको ना रहे, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे हम बोले कि CH4 प्लस O2, यानी मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो CO2 और बन गया आपका H2O। संतुलित कर लें जल्दी जल्दी। तो देखिए एक कार्बन कोई दिक्कत नहीं, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन समस्या आ गया तो यहाँ 2 लगा दिए, तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन। जैसे 2 गुना किए तो 2 ऑक्सीजन और ये 2 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 लगा दिए, हो गया 4 ऑक्सीजन, ठीक। तब ये कैसे कैसे, ये जब पता चला कौन अमोनिया है, CH4 संकेत ऑक्सीजन है, O2 संकेत है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O जल है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो हम क्या बोलेंगे, अभी ये अणु के रूप में है, ध्यान रखिएगा, तब बोलेंगे एक अणु मेथेन, एक ध्यान रखिएगा मेथेन है, ठीक है, एक अणु मेथेन, 2 दूनी 2 गुना कर रहे हैं 2 को 2 से, ये दोनों को 2 दूनी 4 परमाणु, समझ में गया, क्या लिख दिए 4 परमाणु, और यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो एक होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, एक होगा, तो एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ तो 2 है ही, 2 है ना, तो यार 2 अणु क्या बना रहा है, जल बना रहा है। आप चाहे कि हम सबको अणु के ही रूप में लिख दें तो आप क्या बोलेंगे, एक अणु मेथेन, 4 न लिख के से अब इस 2 का बात करेंगे तो 2 अणु ऑक्सीजन गैस आ गया, 2 अणु, ठीक है, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु जल, अब सब अणु के रूप में है, ध्यान रहेगा, ठीक। ये 4 से 2 क्यों हुआ कि जब O2 को ही एक अणु पढ़ा जाता है, क्योंकि गैस के रूप में है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं, तो O2 इसलिए एक अणु बनाइए, आगे 2 लगा हुआ था तो 2 अणु हो गया, बात आ गया समझ में। चलिए अगर मोल की बात कर लें, कितना कितना मोल, तो आगे 1 लिखा हुआ है, आगे कितना लिखा हुआ है, देखिए 1 लिखा हुआ है तो 1 मोल, आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल, यहाँ देखिए आगे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 ही है तो ये भी 1 मोल, यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल, तो पता चल गया। चलिए अब मोल का बात कर ही लिए तो हम आयतन, आयतन पता है ही, मोल ही आयतन में जाएगा, जो मोल है वही किस में आता है, आयतन में, आयतन में तो आगे का ही संख्या होता है ना, कुछ अलग तो होता है नहीं, तो एक आयतन, भी से वॉल्यूम होता है, आयतन लिख दिए, 2 आयतन, यानी एक आयतन मेथेन, 2 आयतन ऑक्सीजन से संयोग किया है तो एक आयतन कार्बन डाइऑक्साइड का बना है और 2 आयतन जल का बना है। अब हम वजन की बात कर लेते हैं, वजन को जरा ध्यान से देखिएगा। पहले आपका CH4, क्या है आपका CH4, ठीक है, देखिए तो एक CH4 में एक ही वो C है, तो एक के लिए 12 ग्राम प्लस, हाइड्रोजन के लिए का कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 4, ठीक है, तो हो गया 12 प्लस 4 यानी कितना ग्राम, 16 ग्राम, ये 16 ग्राम मेथेन। ओ 4 परमाणु है ना ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 4, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16, 4 है तो 4 से गुना, या 4 इंटू 16, 16 इंटू 4 आपकी मर्जी, तो 16 चके 64 ग्राम ऑक्सीजन से क्या किया है, संयोग। अच्छा क्या बना है भाई, CO2 एक अणु, तो एक कार्बन है तो 12 ग्राम, 2 ऑक्सीजन है तो 2, एक ऑक्सीजन के लिए 16, 2 इंटू 16, 16 इंटू 2 आपकी मर्जी, तो 12, 16 दूना 32, तो 12 32 हो गया 44, तो हो गया 44 ग्राम। अच्छा जल कितना बना है, जल बना है H2O, तो ये हम पता है ना कि H2O का 18 ग्राम होता है, बार बार क्या लिखे, तो 2 इंटू 18 मतलब 36 ग्राम। टोटल देखना चाहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं, वो भी जोड़ लीजिए, 64
64 प्लस 16 इक्वल टू 6 4 10, 6 7 1 8 80 ग्राम। ठीक है, 36 और 44 को जोड़ लीजिए, 44 प्लस 36 तो 6 4 10, 3 1 7 4 3 7 1 80 ग्राम, बराबर है ना। जितना जवान भाग लिया उतना ही बना। तो ये मूल जानकारियां हैं। अब हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को जब हम जब रासायनिक समीकरण में कुछ विशेषताएं बढ़ा देंगे क्या बढ़ा देंगे, कुछ विशेषताएं, यानी कुछ हम संकेतों का यूज कर देंगे खुद से। ठीक है, तब जाके हमको पता चलेगा कि और क्या क्या रासायनिक समीकरण से हमको जानकारियां मिल रही हैं। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक कर लेते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण से क्या क्या नुकसान, अच्छा नुकसान इसी में पढ़ लेते हैं। अभी जो मेरा रासायनिक समीकरण है, ठीक है, अगर वैसा ही रासायनिक समीकरण अगर हमको लिखा जाए, या हम उसी रासायनिक समीकरण से आज दुनिया चल रही होती, तो हमको इससे क्या क्या नुकसान होता, तो इसकी हम बात कर ही लेते हैं। ठीक, क्यों अलग से जाएंगे। तो रासायनिक हाँ, तो चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या लाभ है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो, और ये जान लेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग जब दोस्त पता चल जाएगा, तो जब हम फिर उसका संशोधन करेंगे, यानी उसको उपयोगी कैसे बना सकते हैं, यानी जो कमी है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, जब इसकी बात करेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं जोड़ देते हैं। तो अभी हमको क्या लाभ मिला, हमको लाभ, रासायनिक समीकरण से लाभ। ठीक है, रासायनिक समीकरण से लाभ। अगर लाभ की बात करें तब क्या क्या बोल सकते हैं, तब पहला पॉइंट में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से, ठीक है ना, कि रासायनिक समीकरण से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही संक्षिप्त रूपों में दर्शा पाते हैं, जिससे कागजों की क्या हो जाती है, बचत। ठीक, रासायनिक समीकरण से हम रासायनिक अभिक्रिया को बहुत संक्षिप्त रूप में या बहुत कम जगह पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जिससे पेपर्स की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, पहला पॉइंट। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की सहायता से हम लोग प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक कर सकते हैं। यानी अगर हमको जैसे जैसे आप समझिए, जैसे जैसे आप क्या देख रहे हैं, जैसे जल को देखिए, यहाँ आपको 36 ग्राम जल मिला, लेकिन ये जो 36 ग्राम आपको जल मिल रहा है, देखिए ये जो 36 ग्राम जल मिल रहा है, नहीं ये मत देखिए, आप इस एग्जाम्पल को देखिए। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, देखिए आपको यहाँ 36 ग्राम जल मिल रहा है, तो ये 36 ग्राम जल के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ा और 4 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ा। बात फिर समझिए, ये 36 ग्राम जल के लिए आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ा। बात आ गया समझ में। तो अगर हमसे कोई बोले कि 36 ग्राम ऑक्सीजन जल बनाना है तो क्या क्या चाहिए, तो तुम बताओ, हम लोग बता सकते हैं कि हमको 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर इतना है तो हमारे पास 36 ग्राम जल बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन, बोल सकते हैं ना कि अगर ये मेरे पास है तो हमारे पास 36 ग्राम जल बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। अगर हम बोले कि हमको 18 ग्राम ही जल चाहिए, कितना ग्राम, 18, हमको 36 नहीं चाहिए, तो याद कीजिए 36 ग्राम जब हमको जल चाहिए था, तो हम लोग हाइड्रोजन को ले रहे थे 4 ग्राम, ऑक्सीजन को ले रहे थे 32 ग्राम। ठीक, लेकिन हमको 36 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 18, हम इसको आधा कर दिए, 36 का आधा 18, यानी हमको 18 ग्राम ही जल चाहिए, तो हम भी 4 को आधा कर देते हैं, यानी हमको 2, ठीक है, यानी हमको क्या चाहिए, हमको 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और 32 का आधा कीजिए, यानी हमको 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। पता चल गया, कोई कंफ्यूजन। यानी आपको अगर 18 ग्राम, यानी आपको अगर 18 ग्राम जल बनाना हो तो आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन होना चाहिए और 16 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण से हमको इस चीज़ की जानकारी मिल जाती है कि हमको इतना ग्राम अगर प्रतिफल चाहिए तो हमको कितना ग्राम अभिकारकों की, यानी कितने कितने ग्राम अभिकारकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये हो गया।
चलिए अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें कि संपूर्ण विश्व में एक ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक ही रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल होने से, ठीक है, ठीक है ना, अभिक्रियाओं को याद करना और ये सब अभिक्रियाओं को समझाना, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। फिर से, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होने से रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे सारा दुनिया ऑक्सीजन को O ही लिख रहा है, हाइड्रोजन को H लिख रहा है, ठीक, कार्बन को C लिख रहा है, एल्युमिनियम को Al लिख रहा है, लोहा को Fe लिख रहा है, सोडियम को Na लिख रहा है। जब सारा दुनिया एक ही लिख रहा है तो भारत में अगर जो रासायनिक समीकरण लिखा गया तो विदेश में पढ़ा जा सकता है, और जो विदेशों में लिखा जा रहा है वो बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है, ठीक। तो ये इसकी क्या हो गई, कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम लोग चलते हैं कि रासायनिक समीकरण जो अभी है, संशोधन नहीं कर रहे अभी हम, जो आपको हम ये ऐसा वाला रासायनिक समीकरण पढ़ा रखे हैं, ऐसा वाला, ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि इससे क्या क्या जानकार नुकसान हो, यानी इससे क्या क्या हमको फायदा नहीं हो रहा है, ठीक, ठीक है, यानी इसकी सीमाएं क्या है। अब हम लोग जानते हैं इसकी सीमाएं, रासायनिक अभिक्रिया की सीमाएं। हम लोग अगले पॉइंट में चलते हैं, सीमाएं। ये लाभ हुआ, हम लोग जानते हैं सीमाएं। सीमाएं का मतलब होता है दोष, आप दोष समझ लीजिए, ठीक है, या जिन बातों की आपको जानकारी नहीं मिल रहा है वो इसके लिए क्या कहला गई, सीमाएं कहला गई। तो अगर हम नंबर 1 पॉइंट करें तो हमको ये जो रासायनिक समीकरण हम लोग लिख चुके हैं, देखिए कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, कहीं भी हम ये नहीं बताए हैं कि ये हाइड्रोजन गैस की अवस्था में है, कि द्रव अवस्था में है, कि ठोस अवस्था में, ये हम देखिए कहीं नहीं लिखे हैं, ठीक। यानी पहला दोस्तों हो गया ना कि हमको पदार्थों की अवस्थाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है, कोई कंफ्यूजन, पदार्थों की अवस्थाओं की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अब क्या बोल सकते हैं कि समीकरण अगर हमको कोई लिख के दिया गया है तो हमको ये नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी हमको नहीं पता चल पा रहा है, ये पहला पॉइंट था, ठीक। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों के भौतिक अवस्था यानी ठोस है कि द्रव है कि गैस है ये पता नहीं चला, क्योंकि हम कहीं नहीं मेंशन किए हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। आप देख लीजिए कहीं भी आपको अभिक्रिया में दिख रहा है कि ऊष्मा निकल रहा है कि ऊष्मा जा रहा है, देखिए इसमें भी नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है, कहीं दिख रहा है कि ऊष्मा निकल रहा है कि ऊष्मा जा रहा है, यानी हमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की जानकारी नहीं देता। अगर आपको थर्ड पॉइंट की बात कर ले तो रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं का मतलब होता है कि टेम्परेचर कितना रखा गया होगा, प्रेशर कितना रखा गया होगा, किस पदार्थ की सांद्रता या किस यौगिक की सांद्रता कितनी है, नहीं है, अभिक्रिया कराने के लिए कोई बाहरी तत्व की जरूरत पड़ी यानी उत्प्रेरक की आवश्यकता थी कि नहीं थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया की दशाओं, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए दाब का, ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक की उपस्थिति और आदि, ब्रैकेट बंद, ठीक है, दशाओं, ठीक है ना, अभिक्रिया की दशाओं की जानकारी नहीं हो पाती, यानी रासायनिक अभिक्रिया किन दशाओं में हुआ है, टेम्परेचर क्या रहा होगा, प्रेशर क्या रहा होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं रह पाती, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता, यानी पॉइंट नंबर 4 में ये बोल रहे हैं हम कि ये नहीं बताता कि अभिक्रिया बहुत तेज गति से हुई होगी, अभिक्रिया होने में बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है, अभिक्रिया एकदम उत्तेजित अवस्था में होगी, यानी जैसे हम क्या बोलते हैं ना कि ऐसे कीजिए, अम्ल ले लीजिए और उसमें आप जल डाल दीजिए,
तो वो अभिक्रिया बहुत शीघ्रता से होगा और उससे एनर्जी इतना निकलेगा कि हाथ जल सकता है। तो अभिक्रिया बहुत शीघ्रता से होगा, जल्दी होगा। समझ में आ गया? चलिए, ठीक है। तो ये इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाती है कि अभिक्रिया की गति कैसी होगी। चलिए अगला अगला पॉइंट नंबर अगर हम 5 की बात कर लें, तो रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया विस्फोट के साथ होगी या नहीं। समझ में आ गया? रासायनिक समीकरण ये जानकारी नहीं दे रहा है कि अभिक्रिया विस्फोट के साथ होगा, यानी अभिक्रिया के दौरान ध्वनि निकला होगा कि नहीं निकला होगा। ठीक है, कि अभिक्रिया बिना विस्फोट का होगा। जैसे परमाणु बम, तब परमाणु बम जो फूटा तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसको अगर हम समीकरण में लिख दें तो आप नहीं बता पाएंगे कि विस्फोट के साथ हो रहा है कि बिना विस्फोट का हुआ। ठीक, अगर हम समीकरण को नॉर्मली दम ऐसे लिख दें, ठीक है, दम ऐसे, तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कि अभिक्रिया विस्फोट के साथ हुआ कि नहीं हुआ। रासायनिक समीकरण से इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि अभिक्रिया विस्फोट के साथ हुई कि बिना विस्फोट की। ठीक, पॉइंट नंबर 6 कि समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों के कितनी मात्राएं खर्च हुई तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। ठीक है, अभिक्रिया ये नहीं बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की कितनी मात्राएं खर्च हुई, हमें कितनी मात्राएं खर्च हो रही हैं और कितनी मात्राओं का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसको हम दोष नहीं हमको मानने का मन नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम संतुलित कर दिए हैं, संतुलित किए हैं, तो संतुलित करने के बाद तो ये तो पता चल ही रहा है कि इतना ग्राम बना। जैसे ये पता चल रहा है कि हमको 36 ग्राम जल बनता हुआ दिख रहा है। इससे हमको तो ये तो पता चल रहा है ना कि देखिए कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन संयोग किया तो 36 ग्राम आपका जल बना। ठीक है, ये तो हमको दिख ही रहा है। तो कहीं कहीं हम इसको दोष नहीं मानेंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं इसको। आप दोष के रूप में लिखेंगे तो ये गलत भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं गलत है? क्योंकि अभी क्रिया कराएं, ठीक, गैस निकल जाएगा तो फिर कैसे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि संतुलित करने के बाद ये जानकारी हमको मिल जाती है, तब ये दोष में लिखिए चाहे नहीं लिखिए। छठा पॉइंट हम पढ़ देते हैं, बोल देते हैं कि समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि, ठीक है, कि अभिकारकों की कितनी मात्राएं खर्च हुई तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि ये जो दोष है ये दोष नहीं भी है, क्योंकि जब समीकरण को हम संतुलित कर देते हैं तो हमको इस बात की जानकारी पूर्ण रूप से हो जाती है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन खर्च हो रहा है और 16 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, तो 36 ग्राम जल का निर्माण हो रहा है। तो ये मात्राएं तो हमको पता चल जा रही है संतुलन करने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर समीकरण संतुलन नहीं है तो पता नहीं चलता है कि वो भाग लिया होगा कि नहीं। जैसे सिर्फ H2 लिखे, हम O2 लिखे और H2O लिखे, तो ये तो पता चल रहा है कि हमको 18 ग्राम है। ठीक, ये पड़ा है 32 ग्राम है, लेकिन ये तो 2 ग्राम है। ठीक है, लेकिन आप देख जोड़ लीजिए 32 और 2 34 होता, लेकिन है 18 ग्राम। तो हाँ, अब आप ये देख के नहीं बता सकते हैं, इस समीकरण को देख के आप नहीं बता पाएंगे कि ऑक्सीजन 2 ग्राम से संयोग करने में ये 32 ग्राम खर्च हुआ है कि 32 ग्राम खर्च नहीं हुआ है। समझ में आ गया? ये 2 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन का खर्च हुआ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का खर्च नहीं हुआ। अब इस बात को कैसे समझना चाहते हैं तो देखिए, हम लोग पीछे पढ़े थे कि 4 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन संयोग किया। तब ध्यान से देखिए, 4 हाइड्रोजन है, 32 ऑक्सीजन है, यानी अगर हम 32 को 4 से भाग दें मतलब 8 ग्राम, यानी एक हाइड्रोजन, यानी प्रत्येक हाइड्रोजन को जलाने में, ठीक है, 8 ऑक्सीजन, ग्राम समझिएगा, ग्राम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 8 ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, यानी प्रत्येक 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने में 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। कोई कंफ्यूजन? प्रत्येक 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने में 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, ये संतुलित करने के बाद। लेकिन अगर संतुलित नहीं है तो हम ये नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, कि ये
2 ग्राम को जलाने में 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हुआ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्च नहीं हुआ। तो अगर आप संतुलन करने के बाद इस बात को आप समझ चुके हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने में 8 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, इसका मतलब 2 ग्राम को जलाने में सिर्फ 16 ग्राम खर्च होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना खर्च होगा? खर्च होगा, ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन। कितना ग्राम ऑक्सीजन? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन तो बच रहा है ना, तो 16 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? बचा। लेकिन समीकरण से ही जो बचा इसकी जानकारी मिल रही है, कहीं मिल रही है जानकारी? नहीं, इसमें कहीं जानकारी मिल रहा है? आप देखिए कहीं जानकारी मिल रहा है, इसमें कहीं जानकारी हमको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए छठा पॉइंट भी आप दोस्त मानिए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से ये नहीं पता चलता है कि अभिकारक की कितनी मात्राएं खर्च हुई और प्रतिफल की कितनी मात्राएं बन गई हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो इस पॉइंट को हम यहीं तक छोड़ दे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि पढ़ने के बाद आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में जब हम इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, यानी इसमें कुछ संशोधन कर देंगे, तब उसके बाद जो हमको जानकारी मिलेगा, ठीक है, एक पूरा स्टैंडर्ड समीकरण, जैसे कि ये जो खामियां हैं, अवस्था का पता नहीं चलता है, अवस्था का नहीं पता चलता है, गति का नहीं पता चलता है, ताप दाब का नहीं पता चलता है, उत्प्रेरक का नहीं पता चलता है, ठीक, कितना खर्च हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता चलता। जो इसको हम इसमें कुछ सुधार कर देंगे, और तब हम लोग देख लेंगे कि अब हमको क्या क्या जानकारी मिला, तब कुछ जानकारी विशेष मिलेंगे, कुछ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। चलिए, थैंक यू।